हे एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने इनोलेट्स कंप्लीट किए थे। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स होता क्या है। जैसे कि हमें हम सबको मालूम है इन चीज़ों के बारे में। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और शुरू से ही पढ़ते आए हैं, है ना। तो अमीनो एसिड नाम इसके इंडिकेट हो रहा है, जैसे कि अमीनो मतलब इसमें अमीन ग्रुप है और एसिड मतलब इसके अंदर एसिडिक ग्रुप है, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे इट्स अल्फा कार्बन, इट्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इट्स अ अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो मतलब ये तो जो सिंपल जनरल सी बात है कि अमीनो, हम से पहले ना अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम पेप्टाइड्स एंड देन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक अमीनो एसिड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वैलिन। फ़र्क क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा था यहाँ पे CH, COH, NH2R। यहाँ पे एक या तो एक जगह H, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कैसे R है, R की जगह यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लग सकता है, H भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे H हो तो वो ग्लाइसिन होगा, और यहाँ पे R तो कोई ग्रुप है और साथ में H, ये तो सिंपल एलेनिन हो गया। और लेकिन अगर यहाँ पे R मतलब यहाँ पे सिर्फ डिपेंड क्या है कि यहाँ पे R भी चेंज हो सकता है और H की जगह कोई R ग्रुप भी आ सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो ये रहेगा ना। तो बस यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्जांपल्स लेके आए अमीनो एसिड्स के, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वैलिन। ये नॉर्मल से याद कर लेना, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन या फिर ल्यूसिन। ये नॉर्मल से 2-3 अमीनो एसिड याद कर लेना, क्योंकि इनके आगे में ना रिएक्शंस में जरूरत पड़ती है। सिर्फ ये 3-4 याद कर लेना, ज़्यादा वो नहीं है, इन्हीं से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि अब हम देखते हैं ज़्यूट्राइन के बारे में। हमें पता है ज़्यूट्राइन क्या होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं इस अमीनो एसिड के अंदर, इसे हम बोलते हैं ज़्यूट्राइन या फिर इंटरनल सोल्ट। और इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा अमीनो एसिड होता है, एक नॉर्मल अमीनो एसिड हमारा हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, जो डाईपोलर आयन है, इन डाईपोलर आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होने की वजह से, इन डाईपोलर आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से ये हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो पाता है। एंड सेकंड पॉइंट हम ये बात कर सकते हैं इसमें कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में ही सोल्यूबल होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, वही लिखे हुए जैसे मैंने अभी जो आपको बताया है नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पे है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, कह सकते हैं पार्शियली होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट्स की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद गाइस क्या आते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आती है। जैसा कि हमें पता है अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में। नॉर्मल क्या, एसेंशियल मतलब जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल होते हैं वो तो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसे हमें किसी न किसी डाइट की फॉर्म में लेना होता है। और नॉन एसेंशियल का है, ये का मतलब है कि ये जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं और बेशक से क्या पता डाइट्स में हमें ना भी मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब। ठीक है, देन यहाँ पे वही ये भी हमें पता है कि एसिड बेसिक कैरेक्टर के बारे में अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, मतलब जिसके अंदर दोनों ग्रुप होंगे, बेसिक और एज वेल एज एसिडिक। और एक होता है एसिटिक अमीनो एसिड, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप ऐड हो जाएगा डाइरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे COH तो होता ही है, एक और आ जाएगा COH इस तरह से। ठीक है, और बेसिक अमीनो एसिड में कौन से होंगे, बेसिक अमीनो एसिड में होंगे हमारे जिसके अंदर मतलब एक एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पूरा एक ग्रुप लगा है, जैसे कि ये लाइसिन। अच्छा, ये जो लाइसिन है ये भी हमारे आगे बहुत काम आता है, तो इसलिए मतलब 2-3 याद कर लेना, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड लाइसिन या फिर ल्यूसिन भी आएगा आगे। ठीक है, तो जैसे लाइसिन इसमें क्या एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक अमीनो एसिड। सो गाइज, इसके बाद आता है हमारे पास एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। ये हमें आता भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं, बस एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे कि हमें पता है नॉर्मल ये हमारे पास क्या एक अमीनो एसिड है, RCH, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, आयंस की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम वाटर से ट्रीट करा रहे हैं, हम पहले कंडीशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये एसिडिक बिहेवियर शो करे अगर। ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर अगर शो करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, CO नेगेटिव एंड NH2, क्योंकि जो हमारा NH3 पॉजिटिव है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसी वजह से अगर हम इसका एसिडिक बिहेवियर देखें तो ये H पॉजिटिव को डोनेट करेगा और ये H3 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, और ये हमारा ये मॉलिक्यूल, अगर मैं इसके लिए Ka लिखूँ तो मेरा Ka क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमने लिख दिया। ये होगा अगर हमने केस डिस्कस किया, अगर हमने मान लिया कि वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो। ठीक है, अगर वो बेसिक बिहेवियर शो करे तो बेसिक में क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है जो ये CO नेगेटिव है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये बाकी सारा कंपाउंड एज इट इज़, और COH
CO नेगेटिव COH में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे H2 किस में चेंज हो गया, OH नेगेटिव में। अगर मैं इसके लिए Kb लिखूँ, बेसिक के लिए मैं Kb लिखूँगी तो वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये देखा जाता है कि जो K और Kb का जो सम मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 10⁻⁻14 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यही था हमारा एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड की। हमारा अमीनो एसिड जो है एसिड और एज वेल एज बेसिक की तरह बिहेव कर सकता है। एसिडिक की तरह करेगा तो अगर NH3 पॉजिटिव एक हाइड्रोजन देगा, और अगर बेसिक की तरह करेगा तो CO नेगेटिव एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रखी है कि अगर हम मान ले कि KA ये है और या फिर KB ये है, तो इस तरह से हमारे क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे नोट दिखाई गई है बस यहाँ, वरना हमारा मेन फोकस तो यहीं तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें K और KB मालूम होना चाहिए और इनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा 10⁻⁻14 के इक्वल आती है। ओके, सो गाइज इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीएच कि पीएच का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी अमीनो एसिड के ऊपर। मेरे पास क्या एक अमीनो एसिड है नॉर्मल, ठीक है, मैंने इसको बेस से ट्रीट कराया तो मेरे पास इस तरह कंपाउंड बना। ऑब्वियस बात है NH3 जो है हाइड्रोजन देगा और ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस ये बन जाएगा मेरा अनाइन। ही क्या हमारा अनाइन बन चुका है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी पॉसिबल है कि अगर मैं H3 पॉजिटिव से रिएक्ट कराऊँ, दैट इज़ दी एसिडिक मीडियम से रिएक्ट कराऊंगी, तो ऑब्वियस बात है ये तो H देगा और H ये ले लेगा, CO नेगेटिव CH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो दैट इज़ दी ये मेरा क्या बन गया, अनाइन बन गया। तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गई अनाइन और एक आ गई केटाइन। ठीक है, ये बात हमें एक बार नोट करनी है, आगे काम आएगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कहने की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर हम सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्गली एसिडिक कर दें, काफ़ी स्ट्रॉन्गली एसिडिक कर दें तो हमें मिलेगा केटाइन। अगर हम स्ट्रॉन्गली बेसिक कर दें तो हमें मिलेगा एनाइन। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने बेस डाला था OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्गली बेस कर दिया था तो हम, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस माना था और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस हमने रिएक्ट करा दिया, तो बन जाएगा अनाइन। और अगर हमने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक कर डाला तो बन जाता है केटाइन। तो इस बात को हम नोट कहाँ करेंगे, जब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारी बात काफ़ी काम आती है। जैसे कि हमने कहा, जैसे हमें पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आखिर होता क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि डिफाइन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे कि उसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे फिर भी एक बार देखते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे कहा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्गली एसिडिक कर रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा केटाइन, और अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक कर रहे हैं तो वो बन जाता है एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें कि कोई भी इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का पीएच आखिर क्या रहने वाला है ना। अगर सॉल्यूशन का पीएच मैंने बहुत ज़्यादा लो कर दिया, मींस एसिडिक, तो मेरा जो अमीनो एसिड है वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा स्ट्रॉन्गली बेसिक मैंने सॉल्यूशन लिया, मतलब हाई पीएच लिया, तो मेरा वहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो किसको प्रेफर करेगा, एनायन को प्रेफर करेगा। तो मतलब हमारा जो सॉल्यूशन, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस वक्त सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम क्या करें, हम नॉर्मल बात है, अगर हम वहाँ पे पीएच वैल्यू का इंटरमीडिएट लें, मतलब अगर हम बिल्कुल हाई पीएच कर रहे हैं तो एनायन बन रहा है, बिल्कुल लो पीएच कर रहे हैं तो बेस एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरमीडिएट पीएच लूँ, बिल्कुल इंटरमीडिएट पीएच लूँ, तो ऑब्वियस बात है ना वो बनेगा ना वो बनेगा, ना केटाइन बनेगा ना एनायन बनेगा। तो उस वक्त मेरे डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उस वक्त डाईपोलर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल लो पीएच करने पे ही केटाइन बन रहा है और हाई पीएच करने पे ही एनायन बन रहा है। और अगर मैं इंटरमीडिएट पीएच की बात करूँगी तो वहाँ पे ना तो एनायन बनेगा ना केटाइन बनेगा, वहाँ पे तो क्या बने, वहाँ पे तो सिर्फ डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, बजाय कि एनायन और केटाइन के। और एनायन और केटाइन की वैल्यू एक जैसी होगी, एक जैसी कंसंट्रेशन होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एट सम इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू, कि कोई ना कोई ऐसी इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू ज़रूर होगी जहाँ पे मेरी उस वक्त मेरी डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ना तो वो बनेगा ना वो बनेगा। और उस वक्त एनायन और केटाइन की बराबर होगी लेकिन डाईपोलर आयन से कम होगी, और वही पीएच मेरी कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहलाती है, वही मेरी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। और उसी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड्स में किसी भी तरह का चार्ज, नेट चार्ज नहीं आता है। और ना ही अगर हम उस अमीनो एसिड के सॉल्यूशन को या किसी इलेक्ट्रोड में डाल दें, या फिर सिंपल सी बात है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसमें प्लेस कर दें, तो वहाँ पे किसी तरह कोई माइग्रेशन नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है उस इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू पे ना तो एसिड केटाइन बनेगा ना एनायन बनेगा, तो माइग्रेशन भी नॉट पॉसिबल एंड नो नेट चार्जेस इंक्लूडेड, ऑल्सो इट्स नॉट इंक्लूडेड। तो नॉर्मल बात क्या है कि ऐसी इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू जहाँ पे मेरी डाईपोलर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी केटाइन और एनायन के, और इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, कंसंट्रेशन सेम होगी, तो वो पीएच में कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और उसी पॉइंट पे किसी अमीनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं होता और ना ही माइग्रेशन देखी जाती है। ठीक है,
एक बात और, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पीएच होता है वैसे ही पीआई, अगर मेरा पीएच कम है देन पीआई से अगर मेरा पीएच कम है तो अगर हम माइग्रेशन देखें तो अमीनो एसिड की माइग्रेशन कैथोड की तरफ देखी जाती है, और अगर मेरा पीएच ज़्यादा है पीआई से देन मेरी जो नेट माइग्रेशन है वो एनोड की तरफ देखी जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, नॉर्मल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। देन गाइस इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स की सेपरेशन और प्योरीफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और ये हमने पीछे पढ़ दिया, बस वही है यहाँ पे भी। जैसे कि इसने कहा कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच से कम है तो एनायनिक फॉर्म को प्रेफर करेगा, और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हायर है पीएच से, मतलब पीआई ज़्यादा है पीएच से, तो वो कटायनिक फॉर्म को प्रेफर करता है। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच के कोरिस्पोंड आ जाए, मतलब बराबर, तो वहाँ पे किसी तरह की कोई माइग्रेशन नहीं होती, नो नेट चार्ज, ठीक है। बस ये वही लिखा था, सेम ही था, बिल्कुल पीछे वाला ही है, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मेरे को यही सही लगा कि मैं उस पर बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊँ। ये था हमारा एक जनरल नॉलेज या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।